नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की संपादकीय समीक्षा में हम बात करेंगे उन बड़े भारतीय बिजनेसेस के बारे में विच आर टू बिग टू फेल, जिनको फेल नहीं होने दिया जा सकता, और भारत सरकार या कहें कि जो इंडियन स्टेट है वो उनको फेवर करता है। और इस बात को लेकर के हम आर्ग्यूमेंट करेंगे कि क्या वो बिजनेसेस जिन्हें हम बिग फाइव कहते हैं, या वो 5 बड़े घराने जो इंडियन इकोनॉमी को रन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या उन्हें इंडियन स्टेट की तरफ से कोई मदद मिलती है, और उस मदद के एवज में कहीं ना कहीं इलेक्शनरिंग, या जिसको हम कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट, या प्रॉफिटेरिंग, यानी कि अपने प्रॉफिट से नए बिजनेसेस बनाना और उस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करना ताकि मार्केट में नए प्लेयर्स के लिए कोई जगह ना बचे। ये इशू है आज का हमारा। ये हमारा आज का एडिटोरियल है जिसे लिखा है सीपी चंद्रशेखर जी ने। ये एक सीनियर फेलो हैं और रिसर्चर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, इकोनॉमी के बारे में लिखते रहते हैं। हमें यूपीएससी में इकोनॉमी के खंड में ये आर्टिकल मदद करने वाला है। शुरू करते हैं, इसके बेसिक आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं और फिर जानेंगे कि इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। एक बार आउटलाइन देख लेते हैं, फिर अपने आर्टिकल में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले तो हम उन बिजनेसेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे विच आर टू बिग टू फेल, जिन्हें हम बिग फाइव कहते हैं, जो फेल ही नहीं हो सकते, और कैसे अपने एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस खड़ा करते हैं, पहले बिजनेस के प्रॉफिट से दूसरा नया बिजनेस खड़ा करते हैं, उस प्रॉफिट से जो उन्होंने अपने पहले वेंचर के लिए लगाया है उससे मार्केट में बाकी प्लेयर्स को खत्म करते हैं। जो कंपटीशन होता है, जैसा हमने नियो लिबरलिज्म में पढ़ा था कि कंपटीशन के आने से मार्केट ग्रो करता है, उस पूरी अवधारणा को नष्ट करते हैं। और कैसे बाकी प्लेयर्स के खत्म होने के बाद एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं और उस मोनोपोली से मनमाने दाम कंज्यूमर से वसूलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, बीट मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर कोई भी अन्य ऑटोमोबाइल का बिजनेस हो, चाहे जो हो। उसके बाद हम आते हैं कि इससे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के बिजनेसेस को क्या असर पड़ता है, कैसे वो इससे सेटबैक झेलते हैं। फिर उसके बाद हम यहां पर आएंगे, उसमें देखेंगे कि जो स्टेट है वो कैसे मदद करता है इन बिजनेसेस की, कौन से तरीके हैं और कहां कहां ये बिजनेस स्टेट को मदद करते हैं, फंड करते हैं, या उनके रास्ते में आने से जो भी रुकावटें आती हैं उनको दूर करते हैं। फिर 3 हमारे पास यहां से और अंत तक हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि ऐसा क्या हो गया। जब हम आजाद हुए थे तब हमने स्टेट के बीच में और प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में एक दूरी बना के रखी थी, और वो सही भी थी उस वक्त तक, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी के शासन से आजाद हुए थे जिसने भारत को 200-250 साल तक गुलाम रखा, डायरेक्टली हम पर शासन किया, और हम नुकसान देख चुके थे कि एक कंपनी के या एक व्यक्ति या एक संस्थान के हाथ में अथाह पूंजी आ जाने से वो किस तरीके से स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब आप ये सोचिए कि क्या ये जो बिग फाइव है, इनके पास ज्यादा पैसा आने से क्या ये स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या ये आपके सोचने की, समझने की, आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए उस पर आधिपत्य कर रहे हैं? आपका जो डेटा है उसको किसी प्रकार से प्रोक्योर करके उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आपकी बाइंग और सेलिंग हैबिट्स को चैलेंज किया जा रहा है? क्या जिसे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं उससे उसको कंट्रोल किया जा रहा है? ये सवाल है हमारे सामने। तो 3 आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हम इसमें लास्ट में देखेंगे, जो हमें ये बताते हैं कि ये जो स्टेट और प्राइवेट पूंजी के बीच का गैप था ये कहां कम हुआ, और कौन सी 3 टेंडेंसीज हैं जो इसको और कम करती जा रही हैं। आई होप आउटलाइन इज वेरी क्लियर। अब हम आर्टिकल में प्रवेश करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। बात ये शुरू करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से। उस रिपोर्ट में एक भारत के एक व्यवसायिक घराने को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। कहा गया कि स्टॉक्स मैनिपुलेट किए गए हैं, शेल कंपनीज का यूज किया गया है, बाइंग सेलिंग में कुछ इरेगुलरिटीज हैं। फिर जो घराना है या जो हाउस है वो जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, कुछ दिनों में स्टॉक्स रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी आपको मालूम है। तो ये कहते हैं कि ये जो बिग फाइव में से एक बड़ा व्यवसायिक घराना है उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक देखने को मिला, वेस्ट की तरफ से ऐसा कहा गया कि ये अटैक है। उसके बावजूद असेसमेंट में ऐसा पाया गया कि वो तो डेट पर बहुत ज्यादा, यानी कर्जे पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी कंपनीज की बाइंग, सेलिंग और जो मार्केट असेसमेंट है उसके अनुसार कंपनी नहीं चल रही है। उनका बिजनेस ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा है, स्टॉक प्राइसेस लगभग नॉर्मल हो चुके हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? फिर वो थोड़ा सा और आगे आते हैं और बताते हैं कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है उसमें बिग फाइव हैं
अब ये बिग फाइव क्या है? आप जिन जिन बड़ी सर्विसेज का यूज करते हैं उसको कोई ना कोई कंपनी आपको केटर करती है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में आप जो मोबाइल चलाते हैं, डेटा यूज करते हैं, उसको कोई कंपनी रूल करती है। आप जो गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उसको कोई एक इंडस्ट्रियल फैमिली देखती है, उसको केटर करती है। उसके अलावा आप टीवी देखते हैं, डिश, एंटीना, इन सारी चीजों को एक कंपनी केटर करती है। आप टीवी देखते हैं, टीवी को कोई कंपनी केटर करती है। यानी कि आप जो जो उत्पाद यूज करते हैं उनको केवल 5 बड़े घराने चला रहे हैं, कहने का मतलब यह है। ग्रोसरी का सामान देख लीजिए, तो उनको कहा गया है बिग फाइव। नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे कि कौन से 5 बड़े घराने हैं जो कैपिटल को ज्यादा होल्ड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे रिटेल ट्रेड है, टेलीकम्युनिकेशन है, एंटरटेनमेंट है, मीडिया है ना। इसमें नाम फिर आते हैं वही जो कि है बिग फाइव के। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाइए वो कौन से बिग फाइव हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो बात ये आती है कि जब ऐसे लोग एक जगह बैठते हैं तो वो तो स्टेट की पॉलिसीज को भी ड्राइव करते हैं, वो तो गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बना सकते हैं अपने अनुसार, अपने प्रॉफिट से। जो स्मॉल और मीडियम स्केल के जो फर्म्स हैं, एंटरप्राइज हैं, उनको भी खा सकते हैं, उनको भी नष्ट कर सकते हैं। और क्या किया नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि जो भारत का एमएसएमई सेक्टर था उसको ठीक ठाक नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन जो ये बड़े प्लेयर्स थे ये उस वक्त मार्केट में बहुत सारे उद्यमों में एंट्री ले रहे थे। वो एंट्री कैसे ले रहे थे, इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। उन्होंने एंट्री ली अपने पुराने प्रॉफिट से, और ये जो सेक्टर था ये जैसे जैसे डाउनफॉल में आया, जैसे जैसे इनको लॉसेस होना शुरू हुआ, वैसे इन बिग फाइव ने छोटे और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उनमें एंटर करना शुरू किया और उनके प्रॉफिट्स को लेना शुरू किया। एमएसएमई आप देखेंगे आंकड़े आपको यही दिखाते हैं कि भारत सरकार की जो फ्लैगशिप योजना एक वक्त पर थी कि एमएसएमई को बढ़ाया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा, तो उसमें सरकार से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन चूंकि सब लोगों को सेम चीजें पता है, सरकार का जो विज्ञापन है, सरकार का जो मीडिया है जो पहुंचाता है लोगों तक बातें, उसने सब तक पहुंचाई और सब लोग इस सेक्टर में आए। अब जहां सब आ गए, सारी जानकारियां सबको है, मार्केट सबके लिए बराबर है, तो मार्केट शेयर बंटता है। लेकिन जब उनका क्रैकडाउन होता है, जब वो लॉसेस में आते हैं, तो ये पूरा सेक्टर नष्ट हो जाता है और ये ओपन स्पेस बच जाता है एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसके पास बहुत पैसा है और वो इन सारे प्रॉफिट्स को खाने के लिए तैयार है। तो कहा यही गया कि अपना फॉर्चून बनाने के लिए ये जो बिग फाइव है, इनमें से बहुत सारे सेक्टर्स यहां पर आए। और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर द्वारा को ऑथर की गई एक रिपोर्ट है, जिसको बहुत ज्यादा साइट किया गया, बहुत ज्यादा कोट किया गया और बताया गया कि जो बिग फाइव बिजनेस ग्रुप्स हैं उनका मार्केट शेयर जो कैपिटल होल्डिंग का था वो 1991 में 10% था, जो कि बढ़ करके 18% हो गया है 2021 में। अब आपको 10 से 18 ये गैप ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि यहां भारत की इकोनॉमी का साइज 10 रुपए था, तो यहां भारत की इकोनॉमी का साइज कम से कम 65 रुपए हो गया है। और इस बीच में जो ये 8% का गैप है, ये मोर देन सफिशिएंट है और केवल 5 घरानों के पास, 5 बिजनेस फैमिलीज के पास है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। इसके साथ साथ हुआ क्या है कि जो इनके बाद 5 लोग थे, यानी कि बिग फाइव तो हो गए जो 5 बड़े घराने जिनके पास कैपिटल का कंसंट्रेशन है, उसके बाद जो 5 आते हैं उनके पास पहले 18% था और 91 में 18% था और वो 2021 में घट करके हो गया है 9%। आप समझ रहे हैं, इनका 8 बढ़ा और उनका 9 घटा, 17% का गैप आया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एमएसएमई सेक्टर में घुस करके दूसरों के लॉसेस को खाना शुरू किया। अब देखिए हुआ क्या, इनके पास सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, बहुत पैसा आ गया, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए, दूसरे के लॉसेस हुए, उन सेक्टर्स में पेनिट्रेट किया जहां पर इनकी डिमांड नहीं थी या ये घुस नहीं पा रहे थे, और वो 5 ही घराने हैं। इसके कारण क्या है, ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहला तो ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, प्लस स्टेट डायरेक्टली आपको फेवर करता है। आप प्रॉफिटियरिंग करते हो। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास कोई बिजनेस है, आपने पैसा कमाया उस बिजनेस से और उस प्रॉफिट से आपने एक नया बिजनेस सेटअप किया। चूंकि आपके पास पहले से इतना पैसा था कि आप वहां के कंपटीशन को खत्म कर सकते हो, आपने उस प्रॉफिट से कंपटीशन खत्म किया, वहां पर एस्टैब्लिश हुए, वहां से फिर पैसा कमाए, फिर नए बिजनेस में गए, ऐसे आप घूमते रहते हैं अपने प्रॉफिट को लेकर के। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटियरिंग। ठीक है, यानी कि आप अपने प्रॉफिट को ही ड्राइव करते चले जाते हो और मैनिपुलेट करते हो प्राइसेस को भी किसी मार्केट में जाने के बाद। नाउ व्हाट डज मैनिपुलेशन मीन? मान लीजिए कि आपने काफी सारे वीडियोस ऐसे आते हैं, आपने जरूर देखा होगा, वो 2 ठेले लगा रखे हैं एक व्यक्ति ने, एक 30 रुपए के आम बेच रहा है, एक 40 के बेच रहा है, तो ये क्या करता है, इसके सारे आम 70 में खरीद के और फिर 90 में सारे बेचना शुरू कर देता है।
ठीक है, ये है प्राइस मैनिपुलेशन। कि मार्केट में जब अकेले आप हैं, आप चाहे जिस दाम पर बेचिए, लोग आपका सामान खरीदेंगे। तो इन्होंने पहली बात तो प्रॉफिटियरिंग की, दूसरा मैनिपुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइसेस किया। इसके बाद जो एक्सट्रीम एसेट इनइक्वालिटी है वो देखने को मिली कि एक व्यक्ति के पास तो 18% है पूरे मार्केट का, एक व्यक्ति के पास, या फिर जो बाकी 50% बच गए उनके पास 1% है। समझ रहे हैं? इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी है वो देखने को मिलती है और वो हमारे लिए खतरनाक है। अब ये क्या करती है, ये हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए खतरा पैदा करती है। कैसे पैदा करती है उसको समझते हैं। आप, आई होप यू आर फॉलोइंग, मैं जो एक एक पॉइंट हमने रखे हैं अभी तक उनको आप फॉलो कर रहे हैं। अब हम एक नए पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने एक तो ये समझ लिया कि 5 बड़े घराने वो कैसे प्रॉफिट को खाते हैं, कैसे सेक्टर्स को नल एंड वॉइड करते हैं, वहां अपनी पैठ बनाते हैं और प्रॉफिट्स को खाना शुरू कर देते हैं। फिर उनके नुकसान हमने देखे क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि वो डेमोक्रेसी को और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ये पैसा आता है तो ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा सिर्फ प्रॉफिट के लिए है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत प्रॉफिट बना चुका है, उसको नए पैसे का क्या करना है, नए बिजनेस बना के क्या करना है? सोचिए आप कभी। वो पैसा जाता कहां है? वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा आपका जाता है काउंटरवेलिंग पावर। ठीक है। और जो कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस करते हैं इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को, वहां वो पैसा लगता है। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। कैसे काम करती हैं चीजें एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इन्होंने 3-4 चीजें बताई है जहां पर वो पैसा इन्फ्लुएंस करता है सरकारी सिस्टम को। पहला तो है इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिकल प्रोसेसेस। आप समझ रहे हैं? आपने पिछले दिनों ऐसे एग्जांपल देखे होंगे और संसद में भी ये इशू उठा कि किसी एक व्यक्ति को टेंडर्स मिले, कोई एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है किसी स्टेट हेड के साथ, या लगातार मीटिंग्स होती हैं किसी व्यक्ति की स्टेट हेड के साथ और दूसरे पॉलिटिशियन की नहीं हो सकती या दूसरे बिजनेसमैन की नहीं हो सकती। तो क्या ये चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती है इनडायरेक्टली सरकार की पॉलिसीज को? तो पैसा डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टेंडेंसीज बॉर्डरिंग ऑन स्टेट कैप्चर। इसका क्या मतलब है कि जहां जहां स्टेट अपना फुटप्रिंट छोड़ सकता है, वहां वहां इन बिग 5 को या बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के तरीके निकाल लिए जाते हैं इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के पैसे से। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो टेंडेंसीज हैं, ऐसा कहा तो शुरू में ये गया था कि जब ये न्यू लिबरलिज्म का दौर आया तब ये कहा गया था कि ये जो लोग हैं ना, जब इनमें कंपटीशन बढ़ेगा तो ये सरकार के फायदे के लिए काम करेंगे, या लोगों में कंपटीशन बढ़ने से दामों में गिरावट आ जाएगी। इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी नॉर्मली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तो डायरेक्टली देख रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ये दरअसल मार्केट टेंडेंसीज से इनको गवर्न किया जाना था, लेकिन जो इनका कॉम्पिटिशन है वही मार्केट को फंक्शन करा रहा है, बिकॉज एक सिंडिकेट बन गया है और वो सिंडिकेट नहीं तोड़ा जा सकता। इसके कारण हो गई इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है। और पावर बहुत ज्यादा अमंगस्ट इकोनॉमिक एजेंट्स। अब जिसके पास जितना पैसा, जो जितना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, उसकी उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर। आप 2 तरीके से पावर हासिल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इलेक्शंस में जाइए या बहुत पैसा कमाइए और उसके थ्रू आप कंट्रोल कीजिए स्टेट पॉलिसीज को, ताकि लोग आपके पास आए। किसी भी रूप में हो सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकते हैं या इलेक्शन मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ इस बीच में, वो लोग बहुत ज्यादा एसेट रिच हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया उनके पास। और अब जरूरी नहीं कि इन लोगों को रोका जाए, लेकिन इस आर्टिकल में हम ये आर्ग्यू करेंगे कि क्यों इनको रोका जाना जरूरी है। एक कैप लगाई जाए कि आप इनकी ग्रोथ को फिजिकली रोकने का प्रयास करें, जो डोमिनेंट बिजनेस है उसको रोकने का प्रयास करें। उसकी ग्रोथ इतनी ना हो जाए, जैसे इन्होंने जो वर्ड यूज किया है ना, कॉन्ग्लोमेरेट, इसका मतलब ही यह होता है कि आप एक छत्र छाया के नीचे इतने सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस डिजाइन कर दें कि वो सारे बिजनेसेस को रन करे। अब आपने देखा होगा कई बार कि लेट्स अज्यूम कि कंपनी एक्स है, तो एक कंपनी एक्स जिसका मालिक लेट्स अज्यूम व्यक्ति वाई है, वो मीडिया हाउस को भी रन करता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग भी करता है, वो लेट्स अज्यूम के कॉस्मेटिक्स में भी है, वो ऑटोमोबाइल्स में भी खुद को केटर करता है, वो गारमेंट्स में भी है, वो ग्रोसरी में भी है। एक कंपनी
एक मालिक, इतने सारे उसके बिजनेसेस। रीजन कि वो एक ऐसी छतरी बन गया है जिसके नीचे वो सब कुछ रखना चाहता है, इतनी पावर वो एक्यूमुलेट करना चाहता है जिसको काउंटर ना किया जा सके। और सोचिए, एक देश में ऐसे 5 हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज, तो उनकी पावर कितनी होगी। दे आर मैनेजिंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। उनकी पॉलिटिकल पावर क्या होगी और वो कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम को, ये समझना पड़ेगा। तो अब हम इसमें ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कैसे इसको तोड़ा जा सकता है, ये जो नेक्सस है इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि ये पहले तो पॉलिटिकली तोड़ना है और दूसरा इनकी ग्रोथ को फिजिकली रोकना है। एक काम और कर सकते हैं कि जितने इनके हाउसेज हैं, लेट्स अज्यूम जो एक्स कंपनी हमने डिस्कस करी, मीडिया को अलग करें, ग्रोसरी को अलग करें, ऑटोमोबाइल को अलग करें, हर एक एंटिटी को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में रन करवाया जाना चाहिए। दूसरे ग्रुप से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, या उसको एक अलग मैनेजमेंट के अंडर रखा जाना चाहिए। अब देखिए, प्रमोशन ऑफ बिग बिजनेस, हम ये समझते हैं, अब जो आखिरी हिस्सा है हमारा इस आर्टिकल का, उसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार रोकने का प्रयास क्यों नहीं करती है। सरकार हमेशा बड़े बिजनेसेस को फेवर क्यों करना चाहती है। तो हम देखते हैं, डेमोक्रेसी दरअसल क्या है, जब प्राइवेट कैपिटल डेमोक्रेसी में घुसता है तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि वो स्टेट पॉलिसीज को केटर करना स्टार्ट कर देता है, अपने अनुसार पॉलिसीज को बदलवाना शुरू कर देता है। मोनोपोली हो जाती है, ट्रस्टिफिकेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्या करेंगे कि बहुत सारा पैसा, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़ हमने डोनेट कर दिए, टैक्सेस भर दिए। देश बहुत उनको सर पे बैठा के कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कितने सारे एमएसएमई सेक्टर के नए उभरते बिजनेसेस को उन्होंने नष्ट किया पिछले साल। शायद जो लोग सोशल मीडिया पे जाकर के उनकी बहुत तारीफ करते हैं, हो सकता है कि आपके ही किसी भाई बंधु का या आपके किसी परिजन का या आपका खुद का बिजनेस उन बड़े बिजनेसेस ने खाया हो। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है बिजनेस करने का जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जिसके पास आइडियाज हैं? आज तो खैर हम फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन पिछले 20-30 सालों की स्थिति सोचिए कि सिर्फ 5 बड़े घराने इतने बड़े कैसे हो गए, उनकी मोनोपोली कैसे हो गई, और इन्होंने अलायंस बना करके कैसे अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि अब सूरत हाल ये है कि वो इतने बड़े हो चुके हैं कि ना तो सरकार उन्हें फेल होने दे सकती है और ना उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है। उल्टा पॉलिसीज आर बीइंग ड्रिवन बाय दिस हाउसेस। तो 3 ट्रेंड है, मैं लास्ट में इसके यही कहेंगे, 3 ट्रेंड हैं जिनके कारण इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। और ये जो बिजनेस हाउसेस हैं ये इतने बड़े हो गए, 3 कारण हैं। नंबर 1, पहला सबसे बड़ा कारण है जब हमने नियो लिबरलिज्म को एम्ब्रेस किया था। नियो लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद को जब हमने अपनाया था, तो हमने कहा था कि जो स्टेट का रोल है ना, वो प्राइवेट कैपिटल को कंट्रोल करना नहीं है, उसको रेगुलेट करना है और उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करना है। सरकार डायरेक्टली नहीं जाएगी किसी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कि हम मैनेजमेंट बैठाएंगे, हमारा ये जॉइंट सेक्रेटरी यहां बैठेगा, वो आपको गवर्न करेगा। ऐसा नहीं हुआ। सरकार को बस फैसिलिटेट करना था कि हम कानूनी प्रक्रिया बता देंगे, रूल रेगुलेशन समझा देंगे, आप जाइए बिजनेस रन करिए, सरकार को प्रॉफिट दीजिए, स्टेट को टैक्सेस दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, ग्रोथ करिए। यही तो हुआ था ना उदारवाद में। इतना होने के बाद जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन हुआ वो हमारा ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद समस्या कहां आई? समस्या यह आई कि उसके बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर सेक्टर में बढ़ा, टेलीकम्युनिकेशन में बढ़ा, सिविल एविएशन में बढ़ा, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती सालों में बढ़ा। उसके बाद एक चर्निंग चली। चर्निंग कैसी चली? आपके पास भी 100 रुपए हैं, मेरे पास भी 100 रुपए हैं, दोनों गए, हमने एक ही बिजनेस किया, तो हमारे 100 रुपए लगभग ठीक टाइम पे खत्म हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1 लाख रुपए है, आप 100 रुपए से बिजनेस करने, आप क्या सोचते हैं कि वो आपको मार्केट में रहने देगा? आप देखिए ना, टेलीकम्युनिकेशन में कितने लोग आए, पहले कितने तरीके की सिम आपके पास होती थी, आप नाम लेते रहिए, आप थक जाएंगे हाथ पे गिनते गिनते कितने प्रकार के आपके पास टेलीकम्युनिकेशन के साधन थे। अब नहीं है, अब सिर्फ 2 या 3 प्लेयर आपको मार्केट में दिखते हैं, वो भी तब जब वो अलायंस करके एक साथ टिके हुए हैं, नहीं तो डोमिनेटिंग प्लेयर तो एक ही है मार्केट में। तो नियो लिबरलिज्म यहां फेल हो जाता है। उसके बाद सिविल एविएशन देखिए, जहाज देखिए, आप रिसेंट एग्जांपल देख लीजिए। तो ये जो चर्निंग चलती रहती है इन सारे बड़े बिजनेस हाउसेस के बीच में, उसमें लूजर कौन होता है? उसमें लूजर फाइनली
कंज्यूमर ही होता है, कंज्यूमर का ही लॉस होता है। अब देखिए, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे टेलीकम्युनिकेशन में, तब आपको सस्ते प्लान्स मिलते थे, हालांकि तब के कंपैरेटिवली मिलते थे, आज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कॉस्टली वो थे, क्योंकि आपको डेटा उस वक्त बहुत महंगा मिलता था, लेकिन फिर भी सारे जो प्लान्स थे वो आपको एक रेंज में मिलते थे। अब नहीं मिलते हैं, अब तो प्लेयर से आपके पास 2-3 बचे हैं, और जो पहले प्लेयर्स थे, 20 से 25 प्लेयर्स पहले थे, वो सारे खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉफिटेयरिंग की, अपने दूसरे बिजनेसेस के पैसे को अपने टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में लगाया, सिविल एविएशन में लगाया, और वहां से और ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब देखिए दूसरा रीजन, पहला रीजन हमने समझ लिया कि क्यों नहीं रोक पाए, नियोलिबरलिज्म फेल हो गया, इसके कारण हम नहीं रोक पाए बड़े बिजनेस हाउसेस को। दूसरा रीजन क्या है कि स्ट्रेंथन डोमेस्टिक बिग बिजनेसेस नॉट जस्ट टू होल्ड इट्स ओन जायंट अगेंस्ट ग्लोबल कंपटीशन। भारत सरकार एक, या भारत स्टेट कह सकते हैं, सरकार नहीं, क्योंकि बहुत सारी सरकारें बीच में बदलती रही, तो जो स्टेट है वो चाहता है कि हमारे कुछ ऐसे बड़े बिजनेस हाउसेस हो जिनकी ग्लोबल फुटप्रिंट्स हो, रिप्रेजेंट करें इंडिया को, इंडियन ब्रांड को, ताकि बाहर भारत की छवि सुधर सके। जो ये लालच था भारतीय स्टेट का लगातार कि कोई ऐसे बड़े बिजनेस हाउसेस हम एस्टैब्लिश करें, उसने भी प्राइवेट कैपिटल को स्टेट के अंदर घुसने से नहीं रोका, वो पॉलिसीज डिजाइन करने से नहीं रोक पाई भारतीय स्टेट अपने आप को, क्योंकि उनका ये लालच हमेशा से रहा कि भारत का फुटप्रिंट, भारत के बड़े बिजनेस हाउसेस, भारत के बड़े ब्रांड्स को बाहर जाना चाहिए, जैसे हम यहां विदेशों के बड़े बड़े ब्रांड्स को यूज करते हैं। फिर उसमें स्टेट पॉलिसी का हाथ रहा, डिप्लोमेसी का हाथ रहा, पब्लिक रिसोर्सेज को यूज किया गया, इसके साथ साथ पब्लिक बैंक के पैसे को चैनल किया गया उन सारे बिजनेसेस के लिए, ताकि वो खुद को बड़ा बना सके, आम लोगों के पैसे से खुद के ब्रांड को बड़ा बनाकर भारत की इमेज को पोर्ट्रे कर सके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। कितना कर पाए, नहीं कर पाए, दैट्स अप टू यू। फेल हो गए, इसीलिए हमें डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज आती है वो आती है मनी फैक्टर। मनी फैक्टर इसलिए क्योंकि आप पैसा बनाएंगे, आप एक बिजनेस हाउस हैं बहुत बड़े, आप पैसा बनाएंगे तो आप उस पैसे का कहीं प्रयोग करेंगे, ताकि आप अगली पॉलिसी अपने फेवर में बना सकें, अगला टेंडर खुद ले सकें। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें स्टेट की पॉलिसीज को ड्राइव करवाने में उस पैसे की मदद करवा सकें। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे पीछे घोटाले हुए आपने देखा, या जो रिपोर्ट संदिग्ध पाई गई वो कैसे हुआ? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग में टेम्परिंग की गई, और वो टेम्परिंग नुकसानदायक होती है क्योंकि इलेक्शन को मैनेज करना होता है। आप एक बिजनेसमैन हैं, मिस्टर एक्स एक पॉलिटिशियन है, आप बिजनेसमैन से पॉलिटिशियन को पैसा दिलवाते हैं, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं ये कार्य करने के लिए, वो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा देता है, उस पैसे का प्रयोग करके इलेक्शन में गाड़ियां चलवाता है, पैम्पलेट बंटवाता है, सभाएं करता है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्शन करता है, इलेक्शन जीत जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद जब उसकी बारी आती है कि ये वाला ठेका किसको मिलना चाहिए, तो ब्यूरोक्रेसी उसके हाथ में होती है, कहती है मिस्टर एक्स पॉलिटिशियन के इनको बिजनेसमैन को दे दीजिए, क्योंकि इलेक्शन में इन्होंने हमारी मदद की है। और ये काम नीचे से लेकर ऊपर तक चलता रहता है। इसे हम कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म इसका एक और तरीका है, इलेक्शन मैनेजमेंट इसका एक और तरीका है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, आपको पता भी नहीं चलता आजकल किसने किसको कितना पैसा दिया, आपको जरूरत भी नहीं है बताने की। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है, वो होना जरूरी है। पैसा चाहे किसी का भी लगे, एक व्यक्ति को इलेक्शन जीतना है और दूसरे को बिजनेस से पैसा बनाना है, ये चल रहा है। इसलिए स्टेट अपने आप को नहीं रोक पाया बड़े बिजनेसेस में घुसने से। आई होप यू आर गेटिंग। ये तीसरा पॉइंट था हमारा। ठीक, इसके बाद जो बड़े बिजनेस हैं वो खुद को, एक और कारण हो सकता है कि भारत की नेशनल छवि बनाने के लिए, कि एक बिजनेस के घराने को ऐसे पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि वो भारत की आन बान शान है, उनके बिना भारत देश जैसे रहेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई तो एक व्यावसायिक घराने को जोड़ दिया गया देश की छवि से, कि देश की छवि खराब की जा रही है। तो एक बिजनेस हाउस देश कैसे हो सकता है? दिस इज द पॉइंट। तो ये जो चीज है कि नेशनल इंटरेस्ट के साथ आप एक बिजनेस को जोड़ देते हैं, वो खतरनाक है, क्योंकि उससे इलेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान हुआ आम लोगों का दरअसल, क्योंकि वो जो बड़े बिजनेस हाउसेज है ना, वो हर चीज में है, वो मीडिया में है, आपको वो फैक्ट्स पता ही नहीं चलने देंगे जो सरकार शायद आपसे छुपा रही हो, क्योंकि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रहा। आपको डिसेंट के 100 तरीके हैं, उनके ऊपर उनका आधिपत्य हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया किसके हाथ में है, और सोशल मीडिया को कौन लोग मैनेज करते हैं? क्या वो प्रॉफिटेरिंग का पैसा जो बिग 5 देते हैं, वो क्या सोशल मीडिया में नहीं आता होगा? क्या आपसे कोई फैक्ट नहीं छुपाया जाता होगा? मीडिया क्या इंडिपेंडेंटली काम कर पाता होगा?
क्या जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता चल पाती होंगी? ये एक बड़ा इशू है। ठीक है, उसके बाद वेल्थ इनइक्वालिटी तो एक चीज है ही, पावर इनइक्वालिटी एक चीज है ही, इनकम पिरामिड एक चीज है ही, और इनस्टेबिलिटी ऑफ स्टेट दूसरी चीज है। नेशनल इंटरेस्ट के साथ छेड़खानी की जा रही है, स्टेट पावर को मिसयूज किया जा रहा है, और लोगों के डिसेंट को दबाया जा रहा है। ये नुकसान होते हैं, प्लीज नोट देम डाउन। जब बड़े बिजनेस हाउसेज में सरकार, स्टेट घुसता है तो लोगों की वेल्थ और इकोनॉमिक पावर का सिर्फ नुकसान नहीं होता है, स्टेट की सोवरेनिटी के साथ भी हमें समझौता करना पड़ता है। ये हमारे आज के एडिटोरियल का सार था। आई होप जो कहा गया वो आप समझ में आया होगा। क्या चीजें समझी, एक बार हम समराइज कर देते हैं। हमने समझा कि बड़े बिजनेस हाउसेज जो इतने बड़े हो चुके हैं, जिनके अंडर बहुत सारे विंग्स हैं, वो क्यों, कैसे इतने बड़े हो गए? स्टेट तो कभी बड़े करना नहीं चाहता था। हमने 3 रीजन डिस्कस किए, उनके फायदे देखे, उनके नुकसान देखे, उन्हें कैसे रोका जा सकता है ये देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आज की संपादकीय समीक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।